So, dear students, in the last class we have discussed about the elements of the programming languages, and in this way we have discussed about the variables, constants, data types. So variables are the values which can be changed during the execution of program, while constants have the fixed values which cannot be changed during the execution of program. And data types are broadly classified into four parts: character, integer, float, double. Again, character is categorized into two parts: सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स एंड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है ना. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसा कि मैंने बताया कि द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज़ नोन एज वर्ड्स and the collection of word is known as statement and the collection of statement is known as program. ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. तो अब जो वर्ड्स होते हैं, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है? वर्ड्स द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. वर्ड्स जो है वो द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. और वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वर्ड्स जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है कीवर्ड्स, या फिर इनको हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं. रिजर्व वर्ड्स. और सेकेंडली होते हैं यूजर डिफाइंड वर्ड्स या फिर आइडेंटिफायर्स. या फिर इनको हम यूजर डिफाइंड वर्ड्स या फिर हम इसे वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया था कि वेरिएबल्स आर बेसिकली द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस. नेम्ड मेमोरी लोकेशंस जो होते हैं वो वेरिएबल्स हैं. और कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स आर special type of words which have some specific meaning some specific meaning and cannot be used as identifiers or variable names or user defined words. ठीक है ना. कीवर्ड्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करते हैं, लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, और इनकी लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और उनको एज अ आइडेंटिफायर या फिर एज अ यूज़र डिफाइंड वर्ड और एज अ वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. जबकि यूज़र डिफाइंड वर्ड्स are the words which are defined by the user or programmer
user defined words or variables or identifiers are the words which are defined by the user or programmer and they cannot be a keyword. ठीक है, तो वेरिएबल या फिर यूज़र डिफाइंड वर्ड्स या फिर आइडेंटिफायर्स ये यूज़र के थ्रू डिफाइन किए गए वर्ड्स होते हैं और ये एक कीवर्ड जो है एक यूज़र डिफाइंड वर्ड की तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता. ठीक है, अब इसमें क्या है कि तो ये दोनों समझ में आ गई बात. अब जैसे कीवर्ड की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए लिखा है इंटीजर, स्मॉल के जितने भी पाइथन के कीवर्ड्स हैं सब स्मॉल में ही लिखे जाते हैं. फिर मान लीजिए लिखा हमने फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट, या फिर मैंने लिखा कि इफ़, या फिर लिखा वाइल. ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं. क्या हैं? कीवर्ड्स. अब जैसे जैसे कीवर्ड्स आएंगे, अभी हम लोग डिटेल में जब बात करेंगे तो कीवर्ड्स और आपको बता देंगे, पूरी लिस्ट दे देंगे कीवर्ड की. इसके बाद में अब यूज़र डिफाइंड वर्ड की अगर बात करें तो यूज़र डिफाइंड वर्ड के कुछ रूल्स होते हैं जिनको मैं अब बताऊंगा. अब जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं उनको डिफाइन करने के या उनको डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स या फिर अगर हम यूज़र डिफाइंड वर्ड्स कहें या फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने को बोलें तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. तो पहला रूल तो ये है कि कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, अंडरस्कोर्स, एंड डिजिट्स ओनली. मतलब कोई भी यूज़र डिफाइंड वर्ड होगा या कोई भी आइडेंटिफायर होगा या कोई भी वेरिएबल होगा वो केवल इन 3 चीज़ों से ही मिलकर बन सकता है, लेटर्स, अंडरस्कोर्स एंड डिजिट्स. बाकी कोई फोर्थ कैरेक्टर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता. नंबर 1. नंबर 2 है कि मस्ट स्टार्ट with either the letter or underscore, not the digit. मतलब स्टार्ट होगा तो या तो लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है. कभी भी ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. तीसरा रूल है कि वाइट स्पेसेस और ब्लैंक स्पेसेस दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं. are strictly not allowed.
मतलब वाइट स्पेसेस या फिर ब्लैंक स्पेसेस को हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने माना कि नंबर 1, ठीक है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। वैलिड आइडेंटिफायर है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा नंबर_1, ये भी वैलिड है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने लिखा num1, ये भी वैलिड है। मान लीजिए हमने लिखा num, ये भी वैलिड है। हमने लिखा a, ये भी वैलिड है। हमने लिखा AR, ये भी वैलिड है। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1num, तो ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। या फिर मैंने लिखा यहाँ पे अंडरस्कोर एरिया, ये वैलिड है, ठीक है ना। हमने लिखा एरिया अंडरस्कोर, ये भी वैलिड है। हमने लिखा रेडियस वैलिड है। हमने लिखा R1 वैलिड। हमने लिखा 1R इनवैलिड। हमने लिखा @V1 इनवैलिड। क्यों? क्योंकि केवल लेटर अंडरस्कोर डिजिट से ही मिलके बन सकता है। तो समझ में आ गई होगी बात कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई भी किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा अमन, ये वैलिड है। आपने लिखा student1 वैलिड है। आपने लिखा student_1, ये भी वैलिड है। आपने लिखा student_1, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ब्लैंक स्पेस आ गया यहाँ पे, तो ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। समझ में आ रही ना बात। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। जबकि कीवर्ड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और उनको एज इट इज़ हमको यूज़ करना होता है। यहाँ पर जितने भी पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने एरिया ये माना तो ये AREA एरिया के बराबर नहीं माना जाएगा। एरिया का अगर ए स्मॉल में है तो AREA इज इक्वल टू AREA ही माना जाएगा। मतलब कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल A और स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल a। कैपिटल A इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल a। तो जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे वही वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। उसकी जगह पर हम जो उसके केस है उसको हम अपर केस या फिर लोअर केस के साथ में रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन था। वेरिएबल नेम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, आइडेंटिफायर किस तरह से डिक्लेयर करेंगे या फिर यूज़र डिफाइंड वर्ड्स किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो वर्ड्स जो हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। और वर्ड्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है यूज़र डिफाइंड वर्ड और दूसरा होता है रिजर्व वर्ड। यूज़र डिफाइंड वर्ड को वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं और रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स एज अ यूज़र डिफाइंड वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, ये रूल है। और यूज़र डिफाइंड वर्ड्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला ये है कि कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स अंडरस्कोर्स एंड डिजिट्स ओनली, नॉट द फोर्थ कैरेक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर द यूज़र डिफाइंड वर्ड्स और डिक्लेयर द आइडेंटिफायर। सेकंड है कि मस्ट स्टार्ट विद आइदर द लेटर और द अंडरस्कोर नॉट द डिजिट। एंड थर्ड रूल ये है कि वाइट स्पेसेस और ब्लैंक स्पेसेस आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड
ये स्पेसेस जो है बीच में अलाउ नहीं होते हैं। तो ये रूल थे आपके आइडेंटिफायर्स के। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं, विच इज़ द ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। फिर आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर जैसा कि हमको पता है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीज़न, रिमाइंडर, इस तरह के ऑपरेटर हैं। रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर हैं। लॉजिकल में एंड, और, नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जबकि एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन क्या है? वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे कि a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a, c और b ये क्या है? ऑपरेंड्स हैं। जबकि प्लस और इक्वल साइन क्या है? ऑपरेटर्स हैं। इसमें अगर इक्वल साइन की बात करें तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि प्लस की अगर हम बात करें तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने लिया कि a इज़ लेस देन b, तो a और b ऑपरेंड्स हैं, जबकि ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है ना? ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा कि a इज़ लेस देन b और a इज़ लेस देन c। तो ऐसे केस में ये लेस देन तो जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, जबकि और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है ना? जैसे कि अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर में दो तरह के और ऑपरेटर हैं। एक, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। अब जैसे कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर में दो स्पेसिफिक थोड़े ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि ये जो ऑपरेटर है, ये स्लैश है, ये डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो है डबल स्लैश है और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। और ये जो है आपको, ये ऑपरेटर तो बेसिकली डिविडेंड निकाल करके देता है, और ये ऑपरेटर
कोशिएंट निकाल करके देता है, जबकि ये इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये मॉडुलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने लिखा यहाँ पे 10/3, ठीक है, तो 10/3 का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3.33, ये आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमने लिखा 10 फ्लोर डिवीज़न 3, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 केवल, क्योंकि ये क्वोशिएंट निकाल करके देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ना 10 और इसको हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 ज़ा 9, ये 1 आया, तो ये केवल क्वोशिएंट निकाल कर दे देगा, ये रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर हमने लिखा 10 और मॉडुलस 3, तो ये 1 आंसर देगा। क्यों? क्योंकि वो रिमाइंडर निकाल करके दे देगा, ये रिमाइंडर निकाल के देगा। समझ में आई ना बात? तो अभी समझ में आ गया होगा। ये डिवाइड, ये नॉर्मली डिवाइड के लिए डिविडेंड निकाल के दे देगा आपको पूरा। ये फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर है जो केवल क्वोशिएंट निकाल कर देगा, केवल इंटीजर पार्ट आपको दे देगा। और ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो केवल रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा, मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर अगर आता है, जैसे कि मान लीजिए हमने मान लिखा 10 मॉडुलस 5, तो ऐसे केस में ये आपको 0 रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि 10 में 5 का डिवाइड करने पर 2 तो क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये 0 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए एक ऑपरेटर होता है जैसे कि एस्ट्रिक है, तो एस्ट्रिक नॉर्मल मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे मान ली लिखा हमने 3*2 = 6 आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डबल एस्ट्रिक कर दिया तो ये स्क्वायर निकाल देता है, स्क्वायर निकाल देगा या फिर क्यूब निकाल देगा। क्यूब निकाल करके दे देगा। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि x = 2 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा x या y = x ∬(2), तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, मतलब 2⁴ = 4। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने लिखा y = x ∬(3), तो ये क्यूब निकाल देगा, मतलब इसका रिज़ल्ट 8 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा y = x ∬(4), तो इसकी पावर निकाल देगा, ठीक है ना। मतलब अगर कहें तो ये पावर निकालने के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिखा y = x ∬(5), तो यहाँ से 32 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका डबल एस्ट्रिक का यूज़। तो ये मल्टीप्लाई के लिए और ये पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये पावर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल थे। अब क्या है कि जैसे कि एक तो होता है आपका इक्वल साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा a = 10, तो 10 वैल्यू जो है वो इक्वल साइन के असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्टोर हो जाएगी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है a = b, तो ये गलत है। हम लिखेंगे a = b। ये जो है इक्विटी ऑपरेटर होता है, इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर। ये इक्वलिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है।
ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से इक्वलिटी के साथ में नॉट इक्वलिटी है, तो नॉट इक्वल टू के लिए इस तरह का ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, नॉट इक्वल, मतलब एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल और इक्वल साइन के साथ में जो ऑपरेटर होता है इसको नॉट, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो ये नॉट इक्वल टू है। समझ में आई बात ना। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो आज जो है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस तक रखते हैं, कल हम लोग स्टेटमेंट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।